हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल जियो विद मधुर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर गाइस, वाटर रिसोर्सेज हम लोग बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर रिसोर्स। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर स्कैसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। पानी की कमी कैसे होती है, क्या है पानी की कमी, व्हाट इज वाटर स्कैसिटी, एंड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। उनके क्या फायदे हैं और उनके क्या नुकसान हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर 3 क्लास 10 ज्योग्राफी। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 3/4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर। ऑलमोस्ट 71% पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, एंड the water which we need is the fresh water, guys, but unfortunately this fresh water is available in very less amount. Although the fresh water is available to us from the surface runoff, जो सतह पर बहने वाला पानी होता है उसे हम surface runoff बोलते हैं, and that water is keep on moving from one place to another through the hydrological cycle, and that makes this water the renewable resource. Okay, पानी एक renewable resource है क्लास, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। माइंड यू, दुनिया में आज तक जब से अर्थ बनी है और पानी इस पर आया है, तब से एक चम्मच पानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। बस इट चेंजेस इट डिस्ट्रीब्यूशन। आज नदी में है, वहाँ से कल समुद्र में होगा, समुद्र से कल बादल बनेगा और फिर नदी में बहकर बारिश होकर आ जाएगा। तो इट चेंजेस इट डिस्ट्रीब्यूशन। और जब दुनिया में गाइस इतना पानी है, तो मतलब ऑलमोस्ट 71% एरिया पानी दुनिया का पानी से भरा हुआ है, तो फिर पानी को लेकर इतने रोते क्यों हैं हम लोग? Why it is said that the many countries of the world are facing the water scarcity? क्यों? गाइस, पानी तो हमारे पास है, लेकिन हमारे साथ परेशानी है फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की। और ऐसा माना जाता है कि 2025-26 तक दुनिया के लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज वाले एरिया में रह रहे होंगे। उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, लेट्स फाइंड आउट। गाइस, इस दुनिया का ऑलमोस्ट 97% जो पानी है वो सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है। तो बचा जो 2-2.5% पानी है, ओके, ये फ्रेश वाटर है। अब अगर इस 2.5% वाटर को, दैट 2.5% वाटर विच इज़ फ्रेश वाटर, इसको हम 100% मान लें, तो इसका 70% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो विच इज़ फाउंड इन अंटार्कटिका, ग्लेशियर्स एंड इन द माउंटेन आइस कैप्स। बचा जो 30% पानी, दैट इज फाउंड एज द सरफेस रन ऑफ। इसे आप ऐसे मानिए कि एक पानी की बोतल ले लीजिए, ओके, उस बॉटल के अंदर से, जो बॉटल है उसके अंदर से थोड़ा सा ढक्कन में पानी निकालिए, ओके। तो जो ढक्कन वाला पानी है ना, ये पीने का पानी है पूरी दुनिया का। और उस ढक्कन में से एक हल्की सी एक चम्मच पानी लेकर अपने हाथ पे डाल लीजिए। ये पीने के लिए पानी आपके पास अवेलेबल है एज अ सरफेस रन ऑफ। वो जो ढक्कन वाला पानी है ना, मीठा, जो बॉटल में से निकला था, ये सारा पानी फ्रेश पानी है, फ्रेश वाटर है, और ये आइस की फॉर्म में, ये हमारी रीच में नहीं है। हमारी रीच में क्या है? उस ढक्कन में से निकला हुआ एक चम्मच पानी। तो इस हाथ पर जो जरा सा पानी बचेगा, दिस इज अवेलेबल फॉर अस। ये मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, ओके, एंड दैट इज टू, इसमें से भी आधे से ज़्यादा पानी हम गंदा कर चुके हैं, पॉल्यूट कर चुके हैं, ओके। द रिवर्स आर पॉल्यूटेड, द लेक्स आर पॉल्यूटेड। वाटर स्कैर्सिटी कहाँ से आती है? पानी की कोई कमी नहीं है, मैंने जैसा बताया, पानी एक बूंद भी खत्म नहीं हुआ इस दुनिया से। खत्म क्या हुआ है? फ्रेश वाटर फ्रॉम योर एरिया। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज कमिंग इन योर एरिया बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। और ये परेशानियां हमारे सामने हैं, और ये रहेंगी जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। So guys, now let's move on to the page number 24 of your book, and let's start the topic which is on this page, need for water conservation and the water scarcity. अब guys, जैसे ही water scarcity की बात आती है, जब भी हम पानी की कमी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? Areas with low rainfall। छूटते दिमाग में राजस्थान नहीं आता। इंडिया में तो हम वही सोचते हैं, राजस्थान में वो लोग जहाँ पे पानी बहुत कम है, बारिश बहुत कम होती है, लेडीज आर मूविंग विद दोज मटकास, ओके, टू कैच द वाटर, यही आता है ना। काफ़ी हद तक वाटर स्कैर्सिटी इज एसोसिएटेड विद द रेनफॉल एंड ऑल, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एरियाज। टुडे इन द अर्बन एरियाज द वाटर स्कैर्सिटी इज बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, excessive use of water, and unequal access of water to the different communities. These are the problems which are causing the water scarcity in our country in the urban areas. Guys, is it possible to have the water scarcity in those areas where we have enough water resources? Availability of the water resources is there, and still we are facing the water scarcity in those areas. Is it possible? Many of our cities are such example, guys.
Thus, water scarcity can be the outcome of the increasing population. बहुत सारी सिटीज़ में ऐसा होता है गाइस कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे जो पानी अवेलेबल भी है, द वाटर विच इज़ अवेलेबल देयर इज़ नॉट इनफ. एंड व्हेन यू हैव द लार्ज पॉपुलेशन, तो लार्ज पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि घरों के लिए पानी चाहिए. फॉर लार्ज पॉपुलेशन यू नीड टू हैव मोर इंडस्ट्रीज, that there we need the industrial water. For more large number of people you need more food. For irrigation we need the more water. And nowadays that more water needed crops are grown, तो उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो एक तरह की साइकिल है. पॉपुलेशन बढ़ने से पानी का कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है और सिटीज़ में पानी की कमी होती जाती है. अब आप लोगों ने देखा हुआ फार्मर्स के पास ट्यूबवेल्स होते हैं. ओके, फॉर इरिगेशन दे नीड टू हैव इट. जहाँ पर कनाल्स नहीं है, जहाँ पर रिवर्स नहीं है, वहाँ ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इन ट्यूबवेल्स का भी नुकसान होता है? अंडरग्राउंड वाटर, पानी कहाँ से आता है? जमीन से निकालते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज गेटिंग डाउन एंड इट इज गेटिंग ड्राई, और वो रिचार्ज नहीं होता ज़्यादा. सो आपको क्या लगता है क्या असर हो सकता है इन सब चीज़ों का? इनके बहुत नेगेटिव असर होते हैं. वाटर स्कैर्सिटी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, फूड की कमी होती है, इरिगेशन में पानी की कमी हो जाती है, और इन सब का असर हम लोगों पर पड़ता है. गाइस, आज़ादी के बाद वी सॉ अ ह्यूज ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, इन द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन ऑल्सो. इसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज पर बहुत फ़र्क पड़ा. Nowadays in India, lots of new MNCs are coming. These MNCs are putting pressure on the availability of our water resources. The more population is increasing, urban areas are increasing. The more urbanization is taking place. Urban people consume more water than the rural people. This is also a fact. Average rural person uses 50 to 60 liter of water in a day, and an urban person uses more than 125 liter of water per day. It's an average, guys. धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, उसकी वजह से पानी पर उसका असर पड़ रहा है. इनको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी चाहिए. कुछ इंडस्ट्रीज में पानी मशीनों को ठंडा करने के लिए यूज़ होता है, कुछ प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए यू नीड द वाटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया की 20% इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो थ्रू दी डैम्स होती है. ओके, सो ये सब हैं जिनकी वजह से ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. If you look around yourself, guys, so you will find out many new societies are coming up in the urban areas. नई नई कॉलोनीज बनती जा रही हैं एंड नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और जहाँ पर ये जो वाटर सप्लाई है इन लोगों की ज़्यादातर वो अंडरग्राउंड से होती है. समरसेबल होता है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई होती है, तो वहाँ से पानी निकाल कर अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं. एंड this thing is creating a problem for the underground water. So not surprisingly, we find that this fragile water resources is severely getting depleted in the several cities, and we are the one who are doing it. अब तक हमने बात करी पानी के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में कि पानी कितना है, अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ है. अब हम बात करते हैं पानी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में. ओके, देखिए गाइज, ऐसा पॉसिबल है कि किसी सिटी में, किसी शहर में एम्पल पानी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पानी गंदा है, पॉल्यूटेड है. बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पर्पसेज, इंडस्ट्रियल पर्पसेज, वाटर इज मिक्स विद द केमिकल, एफ्लुएंस एंड लेड, मेटल, biological waste are mixed into the water. So such problems are very common in the urban areas of India. The quality of the water is also not good in the areas where we have the water. अभी तक हमने बात की थी पहले उन जगहों की जहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो पानी की कोई कमी नहीं. अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में एक हिमालयन रिवर बहती है ना, यमुना. ओके, लेकिन क्या यमुना से हमारी पानी की जो ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? नहीं. ओके, क्योंकि पानी उसका ऑलरेडी इतना पॉल्यूटेड है कि उस पानी को यूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हैविंग वाटर इज ऑल्सो नॉट इनफ. हैविंग पॉल्यूटेड वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. हैविंग फ्रेश वाटर इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एंड दैट शुड बी नॉट पॉल्यूटेड. अब इंडिया के रिवर्स की बात की जाए गाइस, इंडिया में जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली में, और दिल्ली में बात करूँ रिवर यमुना की, तो यमुना रिवर दिल्ली में एंटर करती है वजीराबाद के पास से. ओके, वजीराबाद से और ओखला बैराज तक का जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है यमुना रिवर का, दिस इज द डेड रिवर. Okay, most polluted stretch of Yamuna river is in Delhi, and that causes the river Yamuna to get polluted till the Allahabad. जब तक कि उससे पहले उसमें कुछ और रिवर्स आकर नहीं मिल जाती हैं, यमुना का पानी आप उसमें नहा नहीं सकते. ओके, इट्स लुक लाइक अ ड्रेन, वो नाले जैसी लगती है. तो ये बहुत और सिर्फ यमुना में नहीं, ऐसा बहुत सारी रिवर्स में हो रहा है. गंगा के साथ भी यही हुआ है, यमुना के साथ भी ऐसा ही हुआ है, और भी बहुत सारी जो इंडिया में रिवर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब उन्हीं रिवर्स में हम डाल देते हैं. सो आई होप गाइज अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है. वी नीड टू कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल.
okay, for sustaining the water availability, for the food security, for saving ourselves from the natural hazards, and for the earning the livelihood, and for the continuation use of the water resources, we need to conserve it, we need to save it. और जितना ये पानी गंदा होगा और जितना हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जाएंगी. So guys, now moving on to page number 26 of the chapter 3, and let's talk about the multi-purpose river valley projects and integrated water resource management. गाइज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो डैम्स के बारे में, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के पानी को कैसे मिलजुल कर या सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू हम उसे बचा सकते हैं. बट हाउ डू वी कंजर्व दिस वाटर रिसोर्स एंड मैनेज देम. गाइज इंटरेस्टिंगली archaeological and historical records reveal that we have been conserving and managing the water resource from long time. ओके बहुत लंबे टाइम से इंडिया के अंदर रिजर्वॉयर, वाटर रिजर्वॉयर, डैम्स, कैनाल्स ये सब बनती रही हैं. बाउली, स्टेप वेल्स ये सब बनाए गए हैं टू कंजर्व द वाटर. जैसे अगर मैं बात करूँ अब भोपाल में, भोपाल की जो लेक्स हैं वो पूरी तरीके से मैन मेड लेक्स हैं. वहाँ पे पानी को बचा कर रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए उन लेक्स को बनाया गया था. दिल्ली के अंदर कई सारी, अग्रसेन की बावली है, निजामुद्दीन की बावली है, दीज आर द एरियाज जहाँ पे पानी को ज़मीन में काफ़ी गहरा किया जाता था, स्टेप वेल्स बनाए जाते थे और उसमें पानी को कंजर्व किया जाता था. इसके अलावा साउथ इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी, जो गांव थे, सिटीज़ थी, वहाँ पर कैनाल्स बनाई जाती थी राजाओं के ऑर्डर पर. तो इस तरीके से बहुत टाइम पहले से ही हम वाटर कंजर्वेशन हमारी कंट्री में कर रहे हैं. नाउ गाइस, व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन मैनेजिंग द वाटर. In past, we used to make the dam to impound the rainwater for harvesting and for the irrigation purpose only. To irrigate the water, हम डैम बनाते थे और पानी को इकट्ठा कर लेते थे. लेकिन आज के टाइम में डैम सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए और इरिगेशन के लिए नहीं बनते. टुडे द बिगेस्ट यूज ऑफ द डैम इज द जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना, इरिगेशन के लिए पानी यूज़ करना, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी यूज़ करना, फ्लड कंट्रोल, ड्राउट कंट्रोल, ऑल दिस थिंग, फिश ब्रीडिंग, नेविगेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउ द डैम्स हैव कन्वर्टेड इनटू द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, दैट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर मैनेजिंग द वाटर. एंड नाउअडेज वी हैव मेनी डैम्स इन इंडिया. सरदार सरोवर डैम है, सराल डैम है, हीराकुंड डैम है जो फ्लड कंट्रोल करने के लिए खासकर बनाया गया था उड़ीसा के अंदर, भाखड़ा नागल डैम है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में. सो ऑल सच डैम्स आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री. और बेसिकली डैम क्या होता है? डैम इज समथिंग विच डैम एक तरीके से रिवर के ऊपर एक बैरियर बनाया जाता है, एक दीवार खड़ी की जाती है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डैम गाइस. पहले तो रोड, पत्थर के, रॉक्स के डैम बना करते थे. आज बहुत सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता है, प्रॉपर तरीके से सीमेंटेड वॉल्स होती हैं, उससे हम पानी को रोक लेते हैं और वो रुका हुआ पानी इरिगेशन और बिजली बनाने के काम और साथ में और कामों में भी आता है. तो उसे हम बेसिकली हम डैम बोलते हैं. और डैम दैट वॉल, पीछे जो रिवर बनती है उसे हम वाटर रिजर्वॉयर बोलते हैं, और जिस पर से पानी ऐसे फिसल कर आता है दैट इज कॉल्ड द स्पिलवे. After independence, dam were considered the vehicle which will lead to the development of the country. From the handicap past of the colonial period, India was emerging as a nation, as a small nation which was needed the economic growth, and those dams brought the India to that level. Once Pandit Jawaharlal Nehru proclaimed that the dams are the temple of modern world. आधुनिक भारत के मंदिर साबित होंगे ये डैम्स. वाई? बिकॉज दोज डैम्स वर गोइंग टू रेज द इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडिया. Okay, that industrialization was about to come, the urbanization was about to come, and these dams are going to help in the integrated water management of the rivers and the water. लेकिन guys कुछ टाइम से ना एक और प्रॉब्लम आई है. कुछ टाइम से these dams have come under the great scrutiny of demerits. Now people are defaming them. इन डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था जिन पर्पसेस के लिए, वो ये पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रहे. जहाँ कुछ डैम्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, उसके बदले उन्हीं डैम्स ने कई केसेस में फ्लड को एग्रीगेट किया. ओके, क्योंकि बारिश हुई तो फ्लड गेट्स को खोलना पड़ा, तो जो बाढ़ नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ सकती थी उस डैम से बाढ़ आ गई. डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारा एरिया पानी में डूब जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, चैप्टर नंबर 2 में. उस एरिया में जितने जंगल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जानवर खत्म हो जाते हैं, वहाँ से लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है. मैंने टिहरी का एग्जांपल दिया था उस टाइम पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंसर्न में. अगर अभी मैं बात करूँ तो जो पूरा टिहरी गांव था वो पानी में डूब गया और लोगों को न्यू टिहरी में शिफ्ट होना पड़ा. सो सच थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, एंड बिकॉज ऑफ दैट डैम्स आर नाउ डिफेम्ड इन द कंट्री.
ओके इसके कुछ नुकसान भी देखने को आजकल मिल रहे हैं. Now these dams are also causing it split the rivers into the part, so the aquatic wildlife, aquatic animals are not able to move, and constructing the wall in the rivers stop the free flow of the sediments. जब डैम बन जाता है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डैम के पीछे रुक जाते हैं, आगे की जो रिवर होती है उसमें मिट्टी नहीं बसती, रॉकी बेड बन जाता है, एक्वेटिक लाइफ उसमें सस्टेन नहीं कर पाती, आगे के फार्मर्स को सेडिमेंट सॉइल, एलुवियल सॉइल नहीं मिल पाती. सो गाइज इस तरीके से डैम्स की बहुत बुराई हो रही है, चाहे वो नर्मदा सरदार सरोवर डैम हो जिससे निकला नर्मदा बचाओ आंदोलन, या टिहरी डैम का जैसे मैंने बताया तो वो टिहरी बचाओ आंदोलन था. तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट भी हैं जो कंट्री में चल रहे हैं जिनकी वजह से लोगों की लाइवलीहुड खत्म हो रही है, उनके घर उनको छोड़ने पड़ रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत हद तक डैम्स की बुराई अब सुनने में आती है. कभी कभी क्वेश्चन भी उठता है, ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो डैम्स के खिलाफ खड़े होते हैं वो कहते हैं हु इज़ बेनिफिटेड फ्रॉम दोज डैम्स, उन डैम से फ़ायदा किसको मिल रहा है. ओके नॉट दोज पीपल हु आर गोइंग टू डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम. ओके क्योंकि वहाँ के लोगों को तो डैम्स का कोई फायदा नहीं मिलता. डैम्स का फायदा मिलता है कई हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाले, कई 100 किलोमीटर दूर रहने वाले अर्बन एरियाज़ के लोगों को, जहाँ पे वो बिजली पहुँचती है, वहाँ से वो पानी उनको मिलता है. तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और नुकसान किसको होता है, इन्हीं लोगों को जो वहाँ पर रह रहे हैं. ओके तो इस वजह से डैम्स की बुराई आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस. ये एक NGO है जो सरदार सरोवर डैम के खिलाफ खड़ी हुई थी. इनिशियली तो इसका फोकस इन्वायरमेंटल कंसर्न पर था कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, लैंड विल बी डिग्रेडेड. लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये शिफ्ट हो गया फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि सरदार सरोवर डैम से जो लेक बनने वाली थी, वाटर रिजर्वायर बनने वाला था, तो उसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के साथ लोगों को भी डिस्प्लेसमेंट होनी थी, और जो हुई. ओके और उसकी वजह से इन लोगों को भी अपने घर को छोड़कर जाना था. तो काफ़ी टाइम तक तो इन लोगों ने रेजिस्ट किया कि हम लोग नहीं हटेंगे, लेकिन बाद में मजबूरी में इनको शिफ्ट होना पड़ा, और उन्हीं के राइट्स के लिए ये मूवमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक चला. इसमें एक लेडी थी जिनका नाम बहुत ऊपर आया, मिस मेधा पाटकर. ओके उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया था, इस मूवमेंट को लीड किया था. तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स रही हैं गाइस. जैसे एक रिहंद डैम भी है, रिहंद डैम बना तो वहाँ के लोगों को भी वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, अपनी लाइवलीहुड छोड़नी पड़ी, अपनी लैंड छोड़नी पड़ी जहाँ पर वो कई सालों से शायद पैदा वहीं हुए थे, उनके पूर्वज वहीं रहते आए थे. तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. हालांकि उन लोगों ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि फॉर द सेक्रीफाइस वी हैव डन द सेक्रीफाइस फॉर द नेशन. लेकिन 25-30 साल बाद भी जब उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो उनकी ज़रूरतों की थी, जैसी ज़मीन उनको चाहिए थी, तो वो आज भी यही सोचते हैं और कहते हैं कि भाई आर वी द ओनली पीपल हु आर चोजन फॉर द सेक्रीफाइस. क्या हम ही लोग हैं तो देश के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, क्या बाकी लोगों को सेक्रीफाइस नहीं करना होता. तो इस तरह के कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस भी हमारे पास डैम्स को लेकर हैं. हालांकि डैम्स के यूजेस बहुत सारे हैं, डैम्स के बहुत पॉजिटिव यूजेस भी हैं गाइस, क्योंकि आज के टाइम में जो बिजली अवेलेबल हो पा रही है, मतलब मैं बात करूँ कंट्री की जो डेवलपमेंट हो पाई है उसमें बहुत बड़ा रोल है डैम्स का. तो क्योंकि वहाँ से पानी मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो डैम से पूरे होते हैं. तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के एस्पेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से कभी इनको क्रिटिसाइज भी होना पड़ता है और कभी कभी इनको एप्रिशिएशन भी मिलता है. अब कहीं जैसे डैम्स बने ना, तो डैम्स के साथ इरिगेशन में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है. बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर फॉर द इरिगेशन, कई जगहों का इरिगेशन पैटर्न ही चेंज हो गया है. आजकल उन एरियाज़ में जहाँ पर नेचुरली पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ डैम्स के थ्रू पानी पहुँच गया, तो लोगों ने ऐसी क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया जो उस एरियाज़ के लिए बनी ही नहीं है. दोज क्रॉप्स विच नीड लॉट्स ऑफ वाटर, अब वो पानी इरिगेशन के थ्रू डैम से वो ले लेते हैं. तो दिस इज चेंजिंग द सोशल सिस्टम ऑफ दैट एरिया. ओके और इरिगेशन सिस्टम भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है. ओवर यूज ऑफ द वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. इरिगेशन ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन उससे भी खराब हो जाती है. At the same time, it has changed the social landscape of the society also. That is increasing the social gap between the farmers. Now we have the poor farmer and we have the large landowners जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है और इरिगेशन की भी कोई टेंशन उनके सामने नहीं है. और कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन की परेशानियाँ हैं तो उनकी क्रॉप्स उतनी अच्छी नहीं उग पाती हैं. और ट्यूबवेल्स भी उनके पास है नहीं इतने रिच, वो इतने रिच भी नहीं है कि उनके पास इतने सारे ट्यूबवेल्स हों कि वो पानी ज़मीन से निकाल सकते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं. और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि डैम्स तो आजकल कन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं. जैसे सरदार सरोवर डैम के केस में हमने देखा, देखिए डिफरेंट पीपल वांट टू यूज़ द डैम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब जैसे मैं बात करूँ साबरमती रिवर बेसिन की, इन गुजरात साबरमती रिवर बेसिन का जो पानी था उसको फार्मर्स ने उसको ड्राउट के टाइम पे मांगा, लेकिन वो पानी दे दिया गया अर्बन एरियाज़ में. तो वहाँ ऑलमोस्ट गाँव के जो वो लोग थे, जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, उन्होंने ऑलमोस्ट क्रिएटेड द रॉइट टाइप ऑफ सिचुएशन
इन द साबरमती एरिया इन गुजरात। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन। अब कावेरी रिवर को ले लो साउथ में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कितने लंबे टाइम से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। ये कावेरी रिवर कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक ने उसके ऊपर डैम बना रखे हैं 2, ओके, तो वो पानी अपने पास रोक लेता है। तो कावेरी रिवर का पानी तमिलनाडु में कम पहुंचता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ये इशू लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, ओके, पहले हाई कोर्ट में चला और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वहाँ ये डिस्प्यूट आज तक चल रहा है। तो यहाँ खत्म होता है गाइज आज का हमारा टॉपिक। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ। हमने बात करी आज वाटर स्कैरसिटी की और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और इरीगेशन मेथड्स के बारे में, कैसे देश में धीरे धीरे इरीगेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, वो सब अगले वीडियो में। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। आप देख रहे थे जियो विद मधुर। एंड गाइज अगर हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे थे जियो विद मधुर। बाय बाय गाइज, एंजॉय।